आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कैसे हम अपनी ASP.NET के पेज पे ऐसी फैसिलिटी लगाएं कि यूजर हमारे पेज से हमारे सर्वर पे रखी हुई कोई फाइल को डाउनलोड कर सके। ये हमारा डाउनलोड फोल्डर है हमारे वेबसाइट के अंदर, और इसके अंदर मान लीजिए हमारी फाइल्स नाम का एक फोल्डर है। आप ऐसे ही करके मैनेज कर लीजिएगा। अगर आप ये फैसिलिटी पहली बार लगा रहे हैं तो आप सबसे पहले एक डाउनलोड्स नाम का फोल्डर बना लीजिए, जैसे मैंने अपलोड्स बना रखा है। क्योंकि वेबसाइट का जो आपका फोल्डर वगैरह है और पूरा एकदम ट्री है ना, वो एकदम प्रॉपर एकदम मैनेज होना चाहिए, जो एकदम अच्छे से समझ सको आप और आपके को डेवलपर्स। जैसे मैंने डाउनलोड्स नाम का फोल्डर बनाया और अपनी फाइल्स रखने के लिए एक फाइल्स नाम का फोल्डर बना लिया है। अभी इसके अंदर एक फाइल है मेरी स्टेट्स भारत डॉट एक्सएमएल, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे भारत के राज्यों की लिस्ट है, एक्सएमएल फाइल है। और इस फाइल को मैं चाहता हूं कि यूजर मेरे डाउनलोड कर सके। मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्सएमएल का डाटा हम अपनी ASP.NET पे कैसे लाते हैं। उस समय मैंने ये एक्सएमएल फाइल बनाई थी। पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं कि एक्सएमएल का डाटा कैसे हम अपने ग्रिड व्यू पे या फिर डाटा लिस्ट पे शो कैसे कर सकते हैं। मैं चाहता हूं इसको मेरे यूजर्स डाउनलोड करके मेरी वेबसाइट से कर सके। एक्सएमएल फाइल, कोई भी फाइल, दुनिया की कोई भी फाइल आप यहाँ रखिए, वो डाउनलोड हो जाएगी उस लिंक पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक एक्सएमएल फाइल रख रखी है और मेरा ये download.aspx पेज है। इस पेज पे हम वो कोड करेंगे। तो पहले मैं आपको इस पेज को रन करके दिखा दूं एक बार। ये देखिए, एक बहुत सिंपल सा इंटरफेस है, आपको दिख रहा होगा। डाउनलोड नाम का पेज बना रखा है मैंने अपनी वेबसाइट पे। ये वेबसाइट है और इस पर डाउनलोड नाम का ये पेज है। ये मैंने एक छोटा सा मैसेज डाल दिया यूजर को फ्रेंडली समझने के लिए कि यहाँ फाइल के नाम होंगे या नीचे लिस्ट होगी, उन पे क्लिक करके आप अपनी फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो एक्सएमएल फाइल का मैंने एक टैब बना दिया और इसके नीचे मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिस्ट अपनी बना लूँ। इंटरफेस आप अपनी मर्जी से कैसा भी रख सकते हो, कैसे भी इसको सजा सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो ये मेरी देखिए फाइल है, ये लिख रखा है डाउनलोड एक्सएमएल फाइल्स लिखा हुआ है। ये ऊपर डाउनलोड जो ऊपर वाला मैसेज है वो लिखा हुआ है, ये वाला। और यहाँ मैं चाहता हूँ इस यूएल में, ये जो मेरी लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर चाहता हूँ कि मैं लिंक बन जाए मेरे, जिसपे क्लिक करके फाइल डाउनलोड हो सके। बहुत सिंपल सी बात है। अब हमें क्या करना है इसके लिए, देखिए डाउनलोड की फैसिलिटी बनाने के लिए, जैसे आप जानते हो .NET हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कोई भी काम करने के लिए सैकड़ों तरीके हो सकते हैं। मैं आपको आज एक लिंक बटन का तरीका बता रहा हूँ। ASP का हमारा एक लिंक बटन होता है। यहाँ आप बस टूल बॉक्स में जाइए और यहाँ पे अपना लिंक बटन देखिए आप, ये है ना लिंक बटन, बस इस पर डबल क्लिक कर देते हैं और ये देखिए हमारा लिंक बटन यहाँ पे आ गया डबल क्लिक करते ही। अब ये मैं लिंक बटन बना रहा हूँ एक एक्सएमएल की स्टेट्स की, भारतीय स्टेट्स की फाइल को डाउनलोड करने के लिए। तो मैं वैसी ही इसकी आईडी दे देता हूँ, क्योंकि मैं और बहुत सारे लिंक बटन सैकड़ों यहाँ पे बनते रहेंगे, तो फिर मैं उस आईडी से पहचान तो सकूंगा कि ये बटन किस काम का है और उसको मैं अपने कोड पे यूज कर सकूंगा। मान लीजिए मैं राइट क्लिक करके व्यू कोड पे जाता हूँ, तो मेरा C# का ये पेज है। ये देखिए download.aspx.cs, इस हमारी C# की फाइल है और ये ASPX की फाइल है जहाँ पे हमने अभी ये लिंक बटन लिया है। तो यहाँ पे अभी कोई कोड नहीं है, आप देख सकते हैं। तो अब इस लिंक बटन की मैं आईडी दे देता हूँ प्रॉपर, जैसे कि मेरी ये फाइल का नाम है स्टेट्स भारत डॉट एक्सएमएल, यही मैं नाम ले लेता हूँ, Ctrl+C। आप अगर डेवलपमेंट में अपना ये ध्यान रखेंगे कि आईडीज वगैरह और नेम्स वगैरह और हमेशा अप्रोप्रिएट वेरिएबल्स नेम्स वगैरह और रखेंगे, तो उससे आपको बहुत आसानी होगी। ये देखिए मेरा लिंक बटन है जिसका आईडी हो गई स्टेट्स भारत। उसके बाद रन एट सर्वर है ही। इस बटन पे आप क्या लिखना चाहते हो, जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे लिख सकते हो। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन भारत, ये मैंने नाम दे दिया अपने बटन पे, टेक्स्ट। अब अगर एक बार इसको मैं रिफ्रेश करूँ पेज को, तो आप एक बार देखेंगे यहाँ पे क्लियर ये दिख रहा है लिंक। अब ये लिंक है, अभी इस लिंक पे मैं क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी इस पे कोई बटन पे मैंने कोई फंक्शन वगैरह कॉल नहीं कर रखा, कोई बिहेवियर नहीं लगा रखा मैंने इस लिंक पे। अब हमें करना क्या है, एक फंक्शन बनाना है ना। हमेशा कोड अपन फंक्शन में ही करते हैं और उस फंक्शन पे अपन एक बिहेवियर लगाते हैं। तो पहले वो फंक्शन बना लेते हैं और फिर उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे। कैसे, ऑन क्लिक होता है, आपको पता है ऑन क्लिक इवेंट होता है और इस इवेंट पे अपन यहाँ पे फंक्शन कॉल कर देंगे। यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, तो इसको बस मैं कॉपी करता हूँ एक फंक्शन को और यहाँ पे, ठीक है।
और फंक्शन का नाम रख देता हूँ मैं कुछ भी, डाउनलोड फाइल नाम करके मैंने एक फंक्शन का नाम रख दिया। ये फंक्शन हमें इस लिंक बटन पे, हमारा जो लिंक बटन है ASP का, यहाँ पे हमें वो फंक्शन कॉल करना है। फाइल होगी इससे कनेक्टेड, उस फाइल का, तो अभी मगर हमने इस फाइल को, कोई फाइल को इससे कनेक्ट नहीं किया है, उसके लिए आपके सामने होता है एक एट्रीब्यूट है इसका टेक्स्ट, वो ले लेते हैं हम, और यहाँ पे हमें वो फाइल का नाम डाल देते हैं। ये है स्टेट्स भारत डॉट एक्सएमएल। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से रन करा के देखते हैं हम। ठीक है, सब कुछ ठीक है, ये हमारा ये आ रहा है, इसके पीछे हमने फाइल का नाम यहाँ पे डाल दिया। अब ये देखिए, इस फंक्शन से अपन इस बटन को कैसे कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करेंगे क्या, हमें इस बटन से फाइल नेम लेना है एक्चुअली। ऑब्जेक्ट क्लास का जो सेंडर नाम का हमने रेफरेंस वेरिएबल बना रखा है, इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम उसका नाम लेंगे, अपने फाइल का नाम, जो कि यहाँ पे फाइल का नाम डाल रखा है हमने। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल का टाइप क्या होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसी चीजों में आपको हमेशा वेरिएबल के टाइप डायनेमिक रखने हैं। मैं ऑब्जेक्ट टाइप का ही रख लेता हूँ, और उसके बाद हमें सेंडर को इसमें असाइन करना है। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, जिसके थ्रू कॉल हुआ है, यानी लिंक बटन के थ्रू कॉल हुआ है, तो लिंक बटन का ऑब्जेक्ट इसमें पास कर देगा। तो यहाँ तो लिंक बटन का ऑब्जेक्ट आएगा इसके पास, तो उस ऑब्जेक्ट को हम तो कन्वर्ट भी कर लेंगे, हमारा लिंक बटन है ना, लिंक बटन से कन्वर्ट कर लेंगे। जो हम एक्सप्लिसिटली ये कन्वर्जन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ऑब्जेक्ट को हमने लिंक बटन में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पे हमने पास कर दिया। अब ये सब कुछ हम कर किस लिए रहे हैं ये हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, हमें तो फाइल नेम इस C# की फाइल पे चाहिए अपना। यहाँ जब क्लिक हुआ है तो इस फाइल का नाम क्या था जिसे वो डाउनलोड करे, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, इस फाइल नेम को हमारा वहां पे गेट करना। तो अब इस फाइल नेम को गेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, उस इवेंट के टाइम हमारा जो ऑब्जेक्ट पास किया गया वो हमारा इस OBJ में है। अब अच्छा, OBJ हमारे मतलब क्या हो गया, ये हमारा लिंक बटन। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है, आपको दिख रही होगी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगर हम obj.id लें तो id मिल जाएगी हमें वहां C# पे। अगर obj.text लें तो टेक्स्ट मिल जाएगा। इसका हम कोई भी एट्रीब्यूट वहां पे गेट कर सकते हैं OBJ के थ्रू। ASP.NET का कोई भी कंट्रोल जब आप वहां पे प्रयोग करते हो, तो उस कंट्रोल का जैसे ही वो क्लिक होता है, HTTP रिस्पॉन्स होता है, उस पर कुछ रिस्पॉन्स होता है रनिंग टाइम पे, तो उसका ऑब्जेक्ट और उसका इवेंट आर्गुमेंट, इन पैरामीटर्स को सेंड कर दिया जाएगा ना। अगर कोई फंक्शन वहां पे कॉल हो रहा है, कोई इवेंट कॉल हो रहा है, तो इस सेंडर के पास हमारा इसका ऑब्जेक्ट आ गया लिंक बटन का, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इनकी कोई भी एट्रीब्यूट गेट कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो इसका जो टेक्स्ट एट्रीब्यूट है जिसमें फाइल नेम है, तो वो नाम अब हमारा यहाँ पे हम गेट कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप हमारे C# की वीडियो देखिए, उनके अंदर ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में पूरा बताया हुआ है। Object class is the mother of all classes. Directly, it may be directly or indirectly. It supports all classes. So आप इसके अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और एक दूसरा होता है where. where भी एक कीवर्ड है जो डायनेमिक हमारा काम आता है, तो आप where भी ले सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा दोनों को यूज करके। अभी मैं where ले लेता हूँ। where मैंने ले लिया और मैंने इसको स्टोर कर दिया। हमने OBJ की टेक्स्ट प्रॉपर्टी ले ली, और उस टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू ये वाला हमने नाम ले लिया, और इस नाम को हमने टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। टू स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में जिसे ना पता हो तो एक वीडियो जरूर देखें, वो ASP.NET का वीडियो है जिसमें बताया गया है कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन और टू स्ट्रिंग फंक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये अच्छे से समझना है आप। ये हमारा फाइल नेम आ गया यहाँ। अब इस फाइल नेम को एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, स्ट्रिंग, और नाम ही रख देता हूँ मैं फाइल नेम। ठीक है, अब हमारा बहुत सारा काम हो चुका है। अब हमें इस फाइल का पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाइल है कहाँ भैया आप ये तो सोचो, एक एक चीजें देखो लिंक करनी होती हैं। आपने लिंक बटन बनाया, लिंक बटन पे आपने उसकी मतलब कि फाइल का नाम दिया यहाँ पे, और आपने इस फंक्शन को कॉल करा, थोड़ा लिंकअप हो रहा है ना वहां से, मगर ये फाइल रखी कहाँ है इस पूरे हमारे सर्वर पे, वो इंपॉर्टेंट है। ये फाइल तो हमारी, ये डाउनलोड फाइल से पाथ कहाँ है, तो इस पाथ को भी हमें, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, सर्वर डॉट मैप पाथ फंक्शन है, उससे हम इस पाथ को मैप करेंगे। वही यूज करते हैं अपन, सर्वर डॉट मैप पाथ फंक्शन,
और इस फाइल का पाथ हम निकालते हैं। अब फाइल का पाथ हमें कैसे निकलेगा, पाथ हमें देना है। देखो सर्वर डॉट मैप पाथ का मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, ऐसा नहीं है कोई जादू से पाथ पता लगा लेगा आपकी फाइल का, नहीं, पाथ तो आपको देना ही होगा। मगर क्या होता है कि हमारी फाइल अभी इस सर्वर पे रखी हुई है, कल को हम होस्ट करेंगे इसको, वहां रखी रहेगी, तो मे बी उस रूट डायरेक्टरी से लेके वहां तक पहुंचने का पाथ बदल सकता है अलग अलग जगह होस्ट करने के हिसाब से। तो ये सर्वर डॉट मैप पाथ फंक्शन इस चीज को कवर करता है, ठीक है। तो आपको पता है रूट डायरेक्टरी के अंदर है हमारी फाइल, तो डबल कोट्स लगाओ पहले, तो सबसे पहले, और फिर उसके बाद हम रूट डायरेक्टरी का टिल्ड होता है, टिल्ड का मतलब होता है यानी सर्वर पे जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पे रूट डायरेक्टरी, यानी सबसे पहले कहीं किसी फोल्डर में नहीं जाना। उसके बाद हमेशा ध्यान रखना है पाथ में फॉरवर्ड स्लैश डाउनलोड्स नाम का फोल्डर है। ये देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नाम को, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। डाउनलोड्स नाम का फोल्डर है और इसके अंदर हमारी फाइल कहाँ रखी हुई है, फाइल्स नाम का फोल्डर है। अब फाइल का नाम तो हमारा उस फाइल नेम में आ रखा है ऊपर, है ना। तो बस अब हमें इसे कॉन्केट करना है, प्लस से, आपको पता है प्लस ऑपरेटर से हम कॉन्केट कर सकते हैं, और इस फाइल नाम को जो हमारा ऊपर वेरिएबल बना हुआ है इसको मैंने कॉन्केट कर दिया। दैट्स इट। ये देखिए मेरा पूरा फाइल का पाथ है, इसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमारा। हाँ, एक और गड़बड़ कर दी, इस फाइल्स के बाद देखो स्लैश लगेगा ना, फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद फाइल नेम आएगा ना, ये ऐसी चीज का ध्यान रखना है। और हमने एक्सटेंशन उसमें डाल ही रखा है फाइल के नाम में, ये देखिए। तो एक्सटेंशन के लिए हमें कुछ अलग से, कई बार क्या होता है हम एक्सटेंशन को भी अलग से निकाल सकते हैं, तो एक्सटेंशन के लिए अलग से कॉन्केट करना पड़ता है, वो करने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। उसके बाद एक एचटीटीपी की जो हमारी रिस्पॉन्स प्रॉपर्टी है, एचटीटीपी पे जो भी काम होते हैं, जो रिस्पॉन्स होता है, यानी कोई डाउनलोड हो रहा है, कोई रिडायरेक्ट हो रहा है, कोई अपलोड हो रहा है, इन रिस्पॉन्सेस को हैंडल करती है। तो जब ये बहुत सारे काम होते हैं तो उसमें बफर सिस्टम में बहुत सारे कैशे, बहुत सारे मेमोरीज में चीजें स्टोर होती हैं, कि फाइल का नाम स्टोर हो गया, फाइल का पाथ स्टोर हो गया, ये चीजें, तो उनको हमें क्लियर करना है। रिस्पॉन्स डॉट क्लियर हो गया, और रिस्पॉन्स डॉट हेडर, हेडर में स्टोर होते हैं, तो हेडर को भी अपन कर देते हैं क्लियर। क्लियर हेडर से एक होता है, क्लियर कंटेंट होता है, दिख रहा है आपको, वो दोनों ही अपन कर देते हैं, कोई भी शक ना रहे। ये हमने क्या करा, ये हमने फाइल का पाथ दे दिया और फाइल नेम दे दिया, उससे पहले जो भी हमारे हेडर्स या कंटेंट जो भी था ऑलरेडी पहले से, उन सबको क्लियर कर दिया, जिससे कि अब मतलब पहले का कोई डेटा उसमें कंफ्यूज ना करे इस प्रोसेस को। अब हम हेडर, जो पुराना हमने हेडर वगैरह कंटेंट वगैरह सब क्लियर कर दिया, अब हम ऐड करेंगे इस हेडर को। तो रिस्पॉन्स और डॉट ऐड हेडर, देखो ये ऐड हेडर हमारा मेथड है। पैरामीटर्स आप देखो, स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग वैल्यू। हमेशा मैं बताता हूँ पैरामीटर्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, अगर हम इन पैरामीटर्स को ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। देखो नेम लिखा गया था, नेम ऑफ एचटीटीपी हेडर टू ऐड वैल्यू टू, और उसके बाद यहाँ दूसरा पैरामीटर आएगा स्ट्रिंग वैल्यू। तो हेडर का नाम हमें लिखना है कंटेंट डिस्पोजिशन, इसके बाद हमारी वैल्यू हमें डालनी है, वैल्यू हमारी क्या है, सेमीकोलन लगाना है, और उसके बाद हमें लिखना है फाइल नेम। ये हमारा फाइल नेम है, इसका नाम भी हम ये हटा देते हैं यहाँ पे, फाइल नेम। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसको कॉन्केट करना है फाइल नेम हमारा जो वेरिएबल है उससे ही। ये रहा, ये हमने ऐड करा हेडर। इन सब का मतलब आप इसमें पढ़ सकते हो, जो मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसकी डाली हुई है। ये हेडर ऐड करने के बाद इसको अपन फ्लैश कर देते हैं, रिस्पॉन्स को फ्लश कर देते हैं, सब कुछ क्लियर साफ। और उसके बाद आपको रिस्पॉन्स का ही पता है, आपको एक मेथड होता है, डाउनलोड कैसे होगी फाइल, ये भी तो ध्यान रखना है। तो रिस्पॉन्स डॉट ट्रांसमिट मेथड होता है हमारा, ट्रांसमिट फाइल, क्लियर एकदम मेथड है, ये ट्रांसमिट करेगा यानी हमारी फाइल को डाउनलोड करेगा। और हम यहाँ पे अपना पूरा फाइल का पाथ देंगे, यानी फाइल जो वेरिएबल डाल देते हैं हम सीधा। ओके, फाइल पाथ हमने रखा ही नहीं किसी वेरिएबल में, तो ये ऊपर जो हमारा ये फाइल नेम, ये पूरा पाथ है, इस पाथ को किसी स्टोर कर लेते हैं ना एक वेरिएबल में, एक वेरिएबल में मैंने इसको स्टोर कर लिया कि इस फाइल को डाउनलोड करो भैया। ये है एकदम सिंपल, ये दो लाइनें आपको समझनी।
और उसके बाद अपन को क्या करना है, कुछ नहीं, रिस्पॉन्स डॉट एंड, ये जो रिस्पॉन्स हम कर रहे थे HTTP का, ये सारा काम हमारा रिस्पॉन्स प्रॉपर्टी ने करा है एक ही। अब हमें रन कराना है, इसको सेव करते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको रन कराते हैं पेज को। ओके, और इस फाइल पे, फाइल है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये देखिए नीचे, ये देखिए दोस्तों हमारे पास क्या डाउनलोड हुआ है, downloads.aspx, जो हमारा डाउनलोड वाली फाइल थी। ये हुआ क्या है, कोई सर्वर एरर आई है और उसके थ्रू हमारा जो नाम वही है downloads.aspx, जो हमारा पेज का नाम है .aspx। हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, आपकी एरर का, आपको प्रॉब्लम का, आपकी एरर का सोल्यूशन हमेशा एरर में मिलेगा। कोड सारा सही था, उसने डाउनलोड करना था तो उसने एरर को ही डाउनलोड कर दिया। इसने नाम वही रखा फाइल का, मगर इसमें यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है फाइल का हमारा कोड है, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा। एक बार देखो, ये देखो, पाथ कुड नॉट फाइंड फाइल। ओके, तो जो ये फाइल हम डाउनलोड करने के लिए बोल रहे थे वो इसे नहीं मिली। ये देखो सर्वर एरर, मैंने बताया आपको, जो सर्वर एरर आती है ना, जो फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ करके, इस एरर के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं, हम एरर को मैनेज कैसे करते हैं, कस्टम एरर को अपने ASP.NET पे, वो वीडियो आप जरूर देखें। तो ये इस एरर को इसने डाउनलोड कर दिया इस फाइल नाम से, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसने प्रोजेक्ट्स रनिंग सेरिसी, ठीक है, सब कुछ ठीक है, ओके। ये देखो फाइल का नाम क्या आ रहा है, फाइल्स, और फाइल का नाम क्या आ रहा है, जो हमने लिखा था उस बटन के बीच में, ठीक है, बटन के कंटेंट के रूप में हमने लिखा था ना, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन भारत। ओके, सबको समझ में आ गया, क्लियर है। अब इसमें करना क्या है, देखो, अब इसको तो बंद करते हैं, अपन सोल्यूशन देखते हैं। अब हमने इस बटन के बीच में ये नाम दे रखा है, तो इसको ही टेक्स्ट ले लिया उसने, और रियल में यही होता ही है, हर एक आप कंटेंट के बीच में देखो, जो ये होता है ये टेक्स्ट होता है हर चीज के बीच में। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको हटाना है हमें। अब हमारा टेक्स्ट यही वाला अब वहां जाएगा शीशाप की फाइल में, स्टेट्स भारत.xml, जो हमें पहुंचाना है। अगर आप ये वाला नाम रखना चाहते हो तो फाइल का नाम रख सकते हो आप, ये वाला। ओके, और कुछ यहाँ पे तो और कुछ गलती दिख नहीं रही मुझे। ओके, जब हमने वही हटा दिया, इसका कंटेंट ही हटा दिया, तो इसको हम एम्प्टी टैग बना देते हैं। पहले तो यहीं पे क्लोज कर देते हैं हम इसको, ये देखो, क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग के बीच में कोई भी कंटेंट नहीं है, तो ओपनिंग टैग में ही हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं यहीं पे। अब यही वाला टेक्स्ट वहां जाएगा, यहाँ आएगा, और यहाँ सब कुछ ठीक है, रूट डायरेक्टरी क्लियर है, बिल्कुल सब ठीक है। ओके, ऐड हेडर है ना जो हमारे रिस्पॉन्स डॉट ऐड हेडर, इसमें भी हम फाइल नेम इक्वल टू लगा सकते हैं, इक्वल टू फाइल नेम आ जाएगा, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो ये हेडर में स्टोर होता है, ये तो फाइल नेम इक्वल टू होगा तभी प्रॉपर हो पाएगा ना। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, रन कराते हैं। ओके, ये आ गया हमारा। ये टेक्स्ट बहुत चिपक रहा है, ये क्लास देखें, हमारी कोई क्लास ली हुई होगी यहाँ पे, ये हमारा बटन है, इस पे हम अपनी ये जो लिंक के लिए मैंने क्लास बनाई हुई है इधर, CSS क्लास, वो डाल देता हूँ। ये CSS क्लास है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है एरर का, बस थोड़ा सा सही से हमें दिखेगा ये वाला बटन। ये देखो, अब प्रॉपर हमारा, अब इस पे क्लिक करते हैं, देखिए स्टेट्स भारत.xml, ये देखिए आप। तो बस ये थोड़ी सी बस प्रॉब्लम थी, और बहुत छोटी थी। ये देखिए, मैं इसको ओपन करता हूँ, नोटपैड, ये देखिए एक्सएमएल आ गया, डाउनलोड हो गया। तो इस तरीके से एक्सएमएल वाली बात नहीं है कोई, आप कोई भी फाइल अपने ऐसे फोल्डर में रख के और उसको इस तरीके से डाउनलोड यूजर से करवा सकते हैं। सिंपल सा मैंने बताया, एक लिंक बटन लेना है। यहाँ पे जो गलती हुई थी वो क्या हुई थी, हमने लिंक बटन के स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में भी टेक्स्ट डाल दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, और हमने इस टेक्स्ट को यहाँ भी डाल दिया था, ये बस भूल गए थे, दो जगह टेक्स्ट हो गया था, तो उसने वो बीच वाला टेक्स्ट ले लिया और वो फाइल नेम समझ दिया उसे। तो बाकी और कोई एरर नहीं थी, इक्वल टू का कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, बाकी सब ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा सिंपल सा कोड, जिससे कि हम यूजर से अपनी फाइल डाउनलोड करवा सकते हैं। अपने सर्वर पे रखी हुई कोई भी फाइल हमारी यूजर डाउनलोड कर सकता है इस छोटे से कोड से। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना कमेंट में, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल,
जिससे कि आप ऐसे टेक्नोलॉजी वीडियो, हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा टेक्नोलॉजी एंड लोड्स ऑफ शिट, तो आप वो सब देख सकते हैं। बहुत सारा फन, बहुत सारा यूटिलिटी मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आप सब्सक्राइब करो तो कमेंट डालना कि मैंने सब्सक्राइब किया है। कमेंट्स के टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाता हूँ, तो ये ध्यान रखें, अगर आप कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।